चलो देखो, आज हमें जो बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करें? संविधान सभा की बैठकों के बारे में। संविधान सभा की बैठक है। इसमें दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, जो पढ़नी है, जो पूछी गई हैं। अगर मैं बात करूं बैठक कितनी हुई, अगर मैं बात करूं सेशन कितने हुए, अगर मैं बात करूं इसमें वाचन कितने हुए, किस किस पे बात करनी है? बैठकों पे बात करनी है। सेशन कितने हुए, सत्र कितने हुए, इन सत्रों पे बात करनी है। वाचन कितने हुए, कितनी बार इस जो संविधान बना है उसको संविधान सभा में पढ़ा गया, इन पर बात करना है। ये जो बैठकें हुई हैं ये हमें कितनी बतानी है? 166। कुल बैठक कितनी हुई हैं? 166। अगर मैं सत्र की बात करूं, सेशन कितने हुए हैं? 11 प्लस 1, टोटल कितने बताने हैं? 12। अगर किसी किताब में सत्र कितने लिखे हैं? 11 लिखे हैं, तो अगर 12 ऑप्शन में नहीं है उस स्थिति में तो 11 हो सकता है, और अगर 12 ऑप्शन के अंदर है तो हम लोगों को कितना बताना है? 12 ही बताना है। क्योंकि जो अंतिम बैठक हुई है वो भी एक सेशन का ही भाग होता है। किसी बैठक में, वो किसी सेशन में, किसी सत्र में 4 बैठक होती हैं, किसी में 6 होती हैं, किसी में 10 होती हैं, और किसी में अगर 2-4 बैठकें नहीं हुई, एक ही बैठक हुई, तो है तो वो सेशन ही अलग टाइम पे चला है, अलग हिसाब से चला है। तो वही आपको ध्यान रखना है, कितनी बैठकें बतानी है कुल। अगर मैं बात करूं इनमें जो हमें ध्यान रखना है वो प्रथम बैठक कब हुई, तो क्या बताओगे? प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें कहा गया, निमंत्रण दिया गया कि सब लोग इकट्ठे होके आ जाओ। कहाँ आ जाओ? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी जगह? दिल्ली में कौन सी जगह? हाँ, दिल्ली में कौन सी जगह, कहाँ हुई है बताओ? केंद्रीय भवन दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कहाँ हुई? केंद्रीय भवन में। केंद्रीय भवन में जो बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक है। अब देखो बात यह है, जब पहली बैठक होती है तो उस दिन काम वाम तो कुछ होना ही नहीं है। चाहे वो पहली बैठक चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे किसी पार्टी की हो, चाहे वो संविधान की हो, पहली बैठक में क्या बात कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की, और ज़्यादा करोगे तो सामने वाले का नाम पता पूछ लोगे, कहाँ से हो, कौन हो, क्या हो। तो पहली बैठक जो हुई है इसमें कोई काम नहीं हुआ, केवल पर्चा वगैरह हुआ है। और पहली बैठक की जो अध्यक्षता की है उस अध्यक्ष के लिए यहाँ पे निर्वाचन वगैरह नहीं हुआ, केवल संविधान सभा ने चुना है और सर्वसम्मति से चुना है। किसको चुना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक जो हुई इसकी अध्यक्षता किसने की, तो किसे बताओगे? अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बैठक किसने की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इन्होंने जो बैठक की, इनके लिए सर्वसम्मति से सबने कहा कि हाँ ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो ये बुजुर्ग थे, इसलिए ओल्डेस्ट मेंबर होने के कारण इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया गया है। ज़्यादा दिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, मात्र 2 दिन सदस्य रहेंगे और उसके बाद इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना जाएगा। तो ये जो अध्यक्षता की हैं, तो प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम जो अध्यक्ष हैं ये अस्थायी हैं। प्रथम अध्यक्ष कैसे हैं? ये अस्थायी। अच्छा, इनको जो वयस्कता के आधार पर, ओल्डेस्ट मेंबर के आधार पर चुना गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये बात हमने कहाँ से सीखी थी? ये बात हमने कहाँ से सीखी? फ्रांस से। फ्रांस की सब संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट लगा था कि जो वृद्ध व्यक्ति है, जो ओल्डेस्ट मेंबर है, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। और वहीं से हमने सीखा, और हमारी भी परंपरा है कि हम बड़ों को, बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, और सम्मान देते हुए हमने अध्यक्ष किसको बना दिया है यहाँ पे? डॉक्टर। देखो, पहली बार में जब कुछ नहीं हो पाया तो फिर क्या कहा कि भाई साहब दूसरी बैठक कर लो,
और दूसरी बैठक कब कर ली? 11 दिसंबर 1946 को। अगर दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक कब हो रही है? संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक ये कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। ये भी कहाँ हो रही है? केंद्रीय भवन दिल्ली में। कब हो रही है? ये किस टाइम शुरू होती थी? देखो आज की डेट में जो हमारा सेशन शुरू होता है, संसद का सत्र जो चलता है, वो कितने बजे से चलता है? 11 बजे से। 11 बजे से क्यों चलता है? ये संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। जो संविधान सभा हमारी बनी थी, संविधान सभा जो चलती थी वो चलती किस समय थी? 11 बजे। तो ये टाइम जिस समय संविधान सभा जो शुरू होती थी, संविधान जब बना था उस समय भी ये टाइम कितना था हमारा? 11 बजे। और आज भी टाइम कितना है? 11 बजे ही सत्र शुरू होता है। बैठक जो शुरू होती है वो कितने बजे होती है? आज भी 11 बजे होती है। और उस समय भी कितने बजे हुआ करती थी? 11 बजे हुआ करती थी। अब इसमें ये जो दूसरी बैठक हुई, यहाँ फिर कहा कि भाई साहब जितने भी लोग हैं उनको कब आना है? 11 दिसंबर को आना है। भाई पहली बार आए, परिचय कर लिया। दूसरी बार आए, कुछ काम धाम करना है। और काम धाम क्या करना है? इस दूसरी बैठक में पहला तो यही हो गया कि ये जो भाई साहब हैं ये वृद्ध ज़्यादा हैं, और वृद्ध ज़्यादा हैं, ठीक से काम नहीं कर पाएँ, या फिर पता नहीं किस दिन लुढ़क जाएँ। ऐसी स्थिति में जब लोगों के मन में ऐसा विचार आया तो इन भाई साहब को हटाया गया और इनके स्थान पर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष हमने किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मान लो भाई साहब हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्रथम, तो प्रथम में सच्चिदानंद सिन्हा को ही बताना है। अस्थाई अस्थाई इस ये कोई मायने नहीं रखता। प्रथम प्रथम है, और प्रथम कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। अगर पूछ लिया जाए स्थायी तो आप बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात, ये भाई साहब अध्यक्ष बना लिए। अब ये भी कोई भगवान थोड़ी हैं तो इंसान। हो सकता है इनके भाई साहब के किसी दिन दस्त छूट जाए, हो सकता है इनको कोरोना हो जाए, हो सकता है ये भी अपने बच्चों से मिलने चले जाएं, हो सकता है ये भी मिलने मौज मस्ती करने पिकनिक पर निकल जाएं, तो संविधान का काम तो रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में अब क्या करना है? भाई साहब एक उपाध्यक्ष बना लिया। और यहाँ दूसरी बैठक में जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए, वो उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। बोले तो एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये इसी दिन उपाध्यक्ष भी बना लिए। अब उपाध्यक्ष हम क्यों बनाते हैं? आपने स्कूलों में कॉलेजों में देखा होगा, प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल होगा, मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री होगा। कि मान लो कि कोई बात बन बिगड़ जाए, मुख्यमंत्री या प्रिंसिपल कॉलेज में ना हो, तो प्रिंसिपल की जगह वाइस प्रिंसिपल काम कर ले, मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री काम कर ले, और भाई साहब की तबीयत बिगड़ जाए तो कौन काम कर ले? एच सी मुखर्जी। बात क्लियर हो गई? अब क्या हुआ? दूसरी बैठक हो गई भाई साहब। दूसरी बैठक में हमने अध्यक्ष बना लिए, स्थायी और अस्थायी। अब दूसरी हो गई, तीसरी होगी, चौथी हो गई, अब तो लाइन ही लग जाएगी। अब तीसरी वाली और पढ़ लो, एक तीसरी पढ़ लो, एक अंतिम पढ़ लो, और ये जरूरी है। तीसरी बैठक सुन लो। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, ये तीसरी बैठक कब हो रही है भाई साहब? हाँ, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। अब 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई है, इस दिन क्या हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया क्या भाई साहब? ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये प्रस्तावना का आधार बनेगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, यही क्या बनेगा?
किस प्रस्तावना का आधार बना, किसका आधार बना, प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना का आधार क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव। इसको पेश करने वाले कौन हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसको पेश करने वाले कौन हैं, पेश किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया है। कहाँ किया है, संविधान सभा में किया है। और संविधान सभा में जब ये पेश किया गया, उस समय जो M.R. जैकर हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा, ओ चाचा रुक जाओ, जल्दी मत करो, थोड़ा इंतजार करो। किसका, मुस्लिम लीग के आने का। चाचा मान नहीं रहे हैं, चाचा उद्देश्य प्रस्ताव ले आए और इस पे कह रहे हैं साइन करो। संविधान सभा के लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि संविधान सभा के लोग कह रहे हैं कि चाचा थोड़ा इंतजार करो, ज़्यादा जल्दी मत करो। जो मुस्लिम लीग रह गई है, जो पहली दूसरी बैठक में नहीं आई है, वो शायद तीसरी बैठक में आ जाए, इसका इंतजार करेंगे। लेकिन जब लगेगा कि मुस्लिम लीग नहीं आने वाली, ऐसी स्थिति में ये उद्देश्य जो प्रस्ताव है, ये 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। अब देखो ये दोनों डेटें हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आया कब है, 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ है, पास कब हुआ है, तब क्या बताना है, 22 जनवरी 1947 को इसको हम लोगों ने क्या कर दिया भाई साहब, पारित कर दिया। और बातें सुन लो। ये जो संविधान सभा की जो बैठक हो रही है 13 दिसंबर को, ये प्रथम बैठक हुई। इस प्रथम बैठक में कितने लोग शामिल हुए, 207। जो हमारे 299 मेंबर हैं, उनमें से कितने पहुंचे, 207। अब देखो जो 207 पहुंचे हैं ना, इनमें कुछ ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं, वो देखते हैं कि ये देखो महिलाएं कितनी हैं, और महिलाएं जब गिनी तो महिलाएं कितनी निकली, 9। महिलाएं कितनी थी, 9। कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, 9 महिलाओं ने। चुनकर कितनी आई थी, 15 महिलाएं। उपस्थित कितनी हुई हैं, 9। अब ये 9 महिलाएं आ गई। इन महिलाओं को जरूर ध्यान रखना। ये महिलाएं तो वैसे भी नॉर्मली याद रखते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। आगे देखो और इसमें क्या क्या हुआ है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे केंद्रीय भवन दिल्ली में, अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष होंगे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना का आधार क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव। ये पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। देरी क्यों हुई, मुस्लिम लीग के ना आने के कारण उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उपाध्यक्ष हमने किसको चुन लिया, H.C. मुखर्जी को, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। हाँ, बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहीं पर हमने एक व्यक्ति को और चुना है। अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया, सलाहकार कौन थे, V.N. राव। कौन थे, V.N. राव। ये कौन है भाई साहब, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव हैं। और ये बेनेगल जो राव हैं, ये संवैधानिक सलाहकार हैं। इन्हीं ने संविधान का प्रारूप जो तैयार किया है, वो भी किसने किया है, V.N. राव के द्वारा तैयार किया गया है। अगर मैं V.N. राव की बात करूं तो ये V.N. राव हुए, गांधी जी हुए, जिन्ना हुए, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। उसमें हम इन व्यक्तियों की बात करें, गांधी तो कहीं दिखाई ही नहीं देंगे, वो तो संविधान सभा के सदस्य हैं ही नहीं, कहीं से चुनाव जीते ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं V.N. राव की, तो ये वो व्यक्ति है IAS ICS की परीक्षा पास है, सिविल सेवा की परीक्षा पास है, और ये भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश हैं। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसका हेड ऑफिस या मुख्यालय
नीदरलैंड हेग के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये जो न्यायाधीश हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 15। तो विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व लेवल का चल रहा है उसमें 15 लोगों में से एक व्यक्ति कौन होता है? BN राव। और इनका योगदान सुनिए, इन्होंने भारत के संविधान बनाने में तो अपनी भूमिका अदा की है, इसके अलावा वर्मा का संविधान बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? BN राव का। ये वो लोग हैं जो भारत की राजनीति से न मतलब नहीं है, ये वो लोग हैं जो कभी कांग्रेस या संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, फिर भी इनका संविधान को बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये पहले व्यक्ति लिख लो, नोट कर लो अपना, कि प्रथम व्यक्ति हैं जो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। बात क्लियर हो गई? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इधर हम बात कर लें सत्र की, सेशन। कुल सेशन कितने हुए? 12। ठीक। और पहला सत्र कब हुआ है? पहला सत्र कब हुआ है? हाँ भाई, पहली बैठक पहले सत्र में हुई होगी, तो कब हुई होगी? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम देखें तो 9 दिसंबर 1946। अगर मैं बात करूं अंतिम, तो लास्ट कब बताओगे? ये तो फर्स्ट हो गई। अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होगी सत्र की। जो पहला सत्र है, पहले सत्र की पहली बैठक, अंतिम सत्र की अंतिम बैठक। हालांकि अंतिम जो सेशन है उसमें केवल एक ही बैठक हुई है, तो कुछ लोग उसको सत्र में नहीं गिनते हैं, इसीलिए मैंने इसको 11+1 लिखा है। ये जो अंतिम बैठक है ये भी सत्र में काउंट होता है, और इसको अगर मैं सत्र में काउंट करूंगा तो कितने हो गए? 12। आपको 12 ही बताना है, 11 नहीं बताना है। आगे हम देखें वाचन कितने हुए। तो वाचन कितने हुए? वाचन का मतलब संविधान को संविधान सभा में कितनी बार रीडिंग हुई, कितनी बार उसको पढ़ा गया। तो रीडिंग कितनी बार बतानी है? 3 टाइम। रीडिंग कितने टाइम बतानी है? 3 टाइम। और जो रीडिंग हुई है वो पहली रीडिंग कब हुई? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। फर्स्ट रीडिंग की बात करूं, फर्स्ट वाचन की बात करूं, ये वाचन कितने हुए? 3, या इसको रीडिंग बोलें। रीडिंग कितनी हो गई? 3, या वाचन। पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। अगर मैं बात करूं सेकंड वाचन, तो सेकंड वाचन ये कब हुआ है? हाँ भाई, सेकंड वाचन कब हुआ है? 15 नवंबर। सेकंड वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सेकेंड वाचन कब से कब तक चला है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अगर मैं थर्ड वाचन की बात करूं, ये जो तीसरा वाचन है ये अपना कब हुआ है भाई? तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ? ये चला है 14 नवंबर से 26 नवंबर। कब से कब तक चला है? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। और इस अंतिम वाचन, अंतिम रीडिंग जो हुई वो कब हुई? 26 नवंबर को हुई, और 26 नवंबर को हमने संविधान को आंशिक रूप से अपना लिया है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाचन हुए हैं उनमें सबसे छोटा वाचन कौन सा है, तो सबसे छोटा वाचन कौन सा है? सबसे छोटा वाचन। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वाचन कौन सा है, तो दूसरा वाला। सबसे बड़ा वाचन, सबसे बड़ा वाचन कौन सा है? दूसरा वाला। जिस दिन जो यहाँ पे जो वाचन हो रहा है 26 नवंबर 1949 को, आज़ादी हमें देखने को नहीं मिली। गुलामी में हम लोग पैदा हुए, गुलामी में हम लोग जी रहे हैं, और आज़ादी का जब मौका आएगा तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि नेहरू जी का कहना क्या था कि संविधान को जो हम लागू करेंगे वो कब करेंगे? 26 जनवरी 1950 को करेंगे। क्यों करेंगे? कारण यह है कि हम स्वतंत्रता दिवस पहले से मनाते हुए आ रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया?
1930 में मनाया, जिसकी घोषणा हमने 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी। कि लाहौर अधिवेशन में हमने घोषणा की कि अगले वर्ष से प्रतिवर्ष हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो हम लोगों ने मनाया वो कब मनाया, 1930 को, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया है। और उस डेट को हम मेमोरी बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उस डेट को महत्वता या उसको महत्व देने के लिए उस डेट के लिए हम क्या करेंगे, यादगार बनाने के लिए संविधान को कितने दिन लेट कर देंगे, 1 महीना हमने संविधान को लेट कर दिया। संविधान जो हमने लेट किया उसका कारण ही यही था कि भारत जो आज़ाद हो गया वो 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन जो आज़ादी वाली डेट थी वो तो डेट दूसरी थी। अब दूसरी डेट है तो ये 26 नवंबर की जो डेट है, इस दिन हमने क्या कर दिया कि चलो भाई साहब संविधान तुम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, जब तुमसे नहीं रहा जा रहा, जब मरे ही जा रहे हो, तो ऐसा करो 4 अनुच्छेद लागू कर लो। तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को जब ना सटी तो कितने लागू कर लिए, 16 अनुच्छेद लागू कर लिए। कितने अनुच्छेद लागू हुए, या इसी दिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो भाई साहब कब लागू हुआ है, हाँ बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। यह मायने नहीं रखता कि पूर्ण रूप से हुआ या आंशिक रूप से हुआ या पूरा हुआ है या पार्शियल हुआ है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, लागू हुआ है, वो डेट आपको यही बतानी है। अगर पूर्ण रूप से पूछे स्पेशली तब आपको जाना है कब, 26 जनवरी 1950। और पूर्ण रूप से ना पूछे तो ये मायने नहीं रखता कितना लागू हुआ, चाहे आधा हुआ, चाहे पूरा हुआ, चाहे थोड़ा हुआ, हुआ तो कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो 26 नवंबर को हम संविधान निर्माण दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे थे। और सुन लो, देखो ये जो संविधान लागू हुआ है, अब हमने क्या काम किया, जो 26 नवंबर वाली डेट थी, इस 26 नवंबर को हम क्या मना रहे हैं, संविधान निर्माण दिवस, संविधान निर्माण दिवस। संविधान निर्माण दिवस कब हम मनाने लगे, 26 नवंबर को मनाने लगे। लेकिन भाई साहब जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी ने अंबेडकर जी को संविधान मतलब सम्मान देने की दृष्टि से, उनके आदर्शों को ध्यान रखने की दृष्टि से उन्होंने क्या किया, 14 अप्रैल जो कि अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है, इस 14 अप्रैल 1916 से इस डेट को ये संविधान निर्माण दिवस के रूप में ना मना के आज की डेट में हम विधि निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो डेट है, ये हम क्या मना रहे थे, संविधान निर्माण दिवस आज की डेट में, आज की डेट में कब से, 14 अप्रैल 1916 से। इस दिन क्या था भाई साहब, जो अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 कितनी है, 14 अप्रैल 2016, सही तो है, 2016, हाँ यही तो लिख रहा हूँ, 14 अप्रैल 2016 से। ये जो अंबेडकर जी हैं, इनकी 125वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, 125वीं वर्षगांठ। और इस 125वीं वर्षगांठ पर 2016 से हम क्या मनाने लगे, विधि निर्माण दिवस के रूप में, विधि निर्माण दिवस के रूप में
किसको मनाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं आज की स्थिति में? हाँ, 26 नवंबर को विधि निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से हमने शुरू कर दिया ये घोषणा मोदी जी ने कब कर दी? हाँ, 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ पर इसको हम कब से मना रहे हैं? 2016 से। इतनी बात क्लियर हो गई। और आगे देखते हैं। बात कर लें हम प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति है, इसका प्रारूप बोलें तो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट या संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, किसने बनाया है? तो आंसर क्या होगा? BN राव। किसने बनाया? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने क्या बना दिया? संविधान का प्रारूप बना दिया, प्रारूप समिति का प्रारूप बना दिया। हालांकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे, प्रारूप समिति के सदस्य भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है। अब क्या होगा? ये प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, या संविधान का प्रारूप किसके द्वारा बना दिया? BN राव के द्वारा। अब देखो, ये जो भाई साहब हैं वेरी टैलेंटेड पर्सन है, और इसके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम चल रहा है। वो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसका नाम चल रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें संविधान बनवाने के लिए इनका संविधान सभा में होना बेहद ज़रूरी है अगर आप अच्छा संविधान चाहते हैं। और इन्होंने BN राव ने एक चिट्ठी लिख डाली, किसके लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, कि ये जो व्यक्ति है वेरी टैलेंटेड पर्सन है, इसको आप किसी भी तरीके से संविधान सभा में लेके आओ। अब संविधान सभा में लाने के लिए इन्हें कैसे लाएं, सब समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए जो विचार विमर्श होता है वो ऐसा किया जाता है कि ये जो हैं संविधान सभा में आने के लिए चुनाव से जीत के आने चाहिए, और जीते कहीं भाई साहब है नहीं, क्योंकि ये पहली बार चुनाव लड़े हैं मुंबई से, और मुंबई से जब चुनाव लड़े तो ये हार गए। आजकल ये दुनिया योग्यता वाले को वोट देती है नहीं देती है इससे मतलब नहीं है, ये योग्यता ज़्यादा है, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। जो महात्मा गांधी हैं उनका नाम हम लेते हैं राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा विद्वान व्यक्ति कौन है? PhD किए हुए है, IAS किए हुए है, डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं। गांधी जी क्या किए हुए थे? वकालत, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी था उनके पास। और इनके पास डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस यही है कि जो जनता है ना, वो ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे को वोट दे, अनपढ़ को भी वोट ज़्यादा देती है। अब ये इन्होंने पहला जो चुनाव लड़ा वो कहाँ से लड़ा? मुंबई से लड़ा, और मुंबई से जो चुनाव लड़ा, इस चुनाव में ये भाई साहब हार गए। फिर इन्होंने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं, मुस्लिम लीग की सहायता से ये बंगाल से चुनाव लड़ेंगे। और ये मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव बंगाल से कहाँ से लड़े? जयसुल कुलना, जयसुल कुलना ये क्षेत्र है, कहाँ है ये? बंगाल में। और यहाँ से चुनाव लड़े, और यहाँ से ये मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीतते हैं। लेकिन फिर समस्या क्या? जैसे ही टू नेशन थ्योरी के अनुसार जब पाकिस्तान का विभाजन होगा तो ये बंगाल के जिस क्षेत्र से, जैसुल कुलना वाले क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी पाकिस्तान में चला जाएगा। आज की डेट में बांग्लादेश में ये पड़ता है, तो ये बांग्लादेश में चला गया। अब भाई साहब फिर डिस्क्वालीफाई। अब क्या करें? तो अब ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मुंबई के BG खैर। ये BG खैर जो उस समय का प्रधानमंत्री था, आज की स्थिति में देखें तो मुख्यमंत्री, उन्हें एक खत लिखा कि भाई साहब इनको संविधान सभा में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, कोई ना कोई जुगाड़ किया जाए। उन्होंने क्या किया कि उनके जो सदस्य हैं MR जैकर को इस्तीफा दिलवाया, और कांग्रेस से टिकट किसको दिया फिर? और ये मुंबई से कांग्रेस से जीत के आएंगे संविधान सभा में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये चुनाव कहाँ से जीते, तो कहाँ से बताना है आपको? मुंबई। कहाँ से बताना है?
मुंबई से। और इनके लिए जो सीट खाली जिस व्यक्ति ने की थी, सीट खाली जो की वो किसने की थी? एम.आर. जयकर ने। किसने खाली की थी? एम.आर. जयकर ने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि भाई साहब इनको संविधान सभा में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ऐसी स्थिति में जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और मुंबई से चुनाव अब कांग्रेस किसको लड़ाएगी? अंबेडकर जी को। तो अंबेडकर जी जो चुनाव जीत कर आए हैं वो कहाँ से आए हैं संविधान सभा में? मुंबई से। अब इधर ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी है, यह ड्राफ्ट का जो प्रारूप तैयार किया है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये कमेटी कब बनी है? 29 अगस्त 1947 को। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी है, प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947। ये जो प्रारूप समिति बनी है, इस प्रारूप समिति के अन्य नाम पर चर्चा करें तो क्या क्या? पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। ये तीनों चारों नाम दिमाग में रखना, प्रत्येक नाम पूछा जा चुका है। फिर से सुन लो, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन, मसौदा बार बार पूछे जा रहे हैं, इनको ध्यान रखना है। इसी समिति का नाम है। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई साहब, अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कौन है भाई साहब? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति में सदस्य कितने हैं, तो सदस्य कितने बताओगे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? हाँ भाई, कुल कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 7। 6 + 1। और 1 कौन? अंबेडकर जी। जो 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्यों को देखो फटाफट, कौन कौन से हैं। ये जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य कौन कौन से हैं? इनमें देखें, एन गोपालास्वामी, एन गोपालास्वामी, दूसरे कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे कौन हैं? के.एम. मुंशी। तीसरे कौन हैं? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी। चौथे सदस्य कौन हैं? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगले सदस्य कौन हैं? टी.टी. कृष्णामाचारी। कौन है? टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी। और अगले कौन हैं? एन माधवराव। अगले कौन हैं? एन माधवराव, एन माधव राव। कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें एकमात्र सदस्य जो मुस्लिम लीग से जीता है। मुस्लिम लीग के सदस्य कौन हुआ करते थे? मुस्लिम लीग के सदस्य हुआ करते थे। इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेसी है? तो कांग्रेसी व्यक्ति कौन है भाई साहब? किसको बताओगे? के.एम. मुंशी। ये कौन है? कांग्रेसी है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा है कि निम्न में कौन से सदस्य कांग्रेसी सदस्य है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही माना है? के.एम. मुंशी। अब अगर हम बात करें कि भाई साहब ये जो अंबेडकर जी हैं वो भी तो कांग्रेस से जीत के आए हैं। अगर मैं एन गोपालास्वामी की बात करूं, ये भी तो कांग्रेस से जीत के आए हैं। कृष्णा स्वामी भी तो कांग्रेस से जीत के आए हैं। फिर ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो इसमें कांग्रेस, जो हमारी संविधान सभा बनी है, इसमें 30 सदस्य ऐसे हैं जो कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। कितने सदस्य ऐसे थे? 30 सदस्य ऐसे थे जो मुस्लिम नहीं, मतलब कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर
जीत कर आए हैं, और उन्हीं में से एकमात्र व्यक्ति के एम मुंशी थे जो पहले से ही कांग्रेसी थे। इसलिए इनको जो ऑप्शन इसका जो सही माना था वो कौन सा माना था, के एम मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। हालांकि कांग्रेस के टिकट पर सभी जीते हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ही नहीं है। ऐसे सदस्यों की संख्या 30 थी जो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आते हैं। इसके बाद और हम अंबेडकर जी की बात करें कि जिस दिन ये संविधान को अंगीकार किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया था, उस दिन क्या हुआ भाई साहब, जितने भी लोग हैं ना, नेहरू जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये सब लोग भाषण जब दे रहे हैं तो भाषण देते समय अंबेडकर के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं वो बातें ध्यान रखनी है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो काम किया है वो जो जहाज को चलाने वाला एक पायलट है, उस पायलट के दक्ष पायलट के रूप में, कुशल पायलट के रूप में किसने काम किया है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो इनके लिए जो शब्द प्रयोग किए गए उन शब्दों को ध्यान रखना कि इनके लिए क्या क्या कहा जाता है। अगर मैं बात करूं दक्ष पायलट या फिर कुशल पायलट की संज्ञा किसने दी है, संज्ञा दी गई। ये संज्ञा किसने दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है ये काम काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा काम किया है। ये किस तरह काम किया है, जैसे एक जो पायलट होता है वो जहाज को चलाता है, एक दक्ष पायलट के रूप में इन्होंने काम किया है, एक कुशल पायलट के रूप में काम किया है। ये बात किसने कही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहीं पर एक व्यक्ति और हैं, केवी राव। एक नाम ध्यान रखना है, केवी राव। इन्होंने भाई साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा जो संविधान है हमारा, संविधान की जननी व जनक अंबेडकर जी को माना है, अंबेडकर जी को माना है। संविधान की जननी भी किसको कहा गया, अंबेडकर को कहा गया। संविधान का जनक भी किसको कहा गया, अंबेडकर को कहा गया। और यह बात किसने कही, केवी राव ने कही है। और सुनो, ये जो अंबेडकर जी हैं इन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अगर तुमसे कोई पूछे दोस्त पूछे कि आधुनिक भारत का मनु किसको कहा जाता है, किसको बताओगे, भीमराव अंबेडकर को। एक दक्ष पायलट, कुशल पायलट किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। संविधान की जननी और जनक दोनों ही किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भाई साहब ने एक बुक लिखी, दो लिखी हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। क्यों भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने जो बुक लिखी हैं उन बुकों में आपको जो ध्यान रखनी है, दो किताबें हैं। एक है हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां। और दूसरी बुक है हाँ पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और दूसरी हिंदू धर्म की पहेलियां। ये जो बुक लिखी अंबेडकर जी ने, ये कब लिखी, 1940 में लिखी। और इस पुस्तक में ये बात साथ पहले ही अंबेडकर जी ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। ये किस बुक में लिखा था, इतने दूरदृष्टि या
इतनी समझ वाले व्यक्ति हैं कि 7 साल पहले इन्हें ये पता लग गया, ऐसा इन्हें आभास हो गया कि पाकिस्तान बन के रहेगा। ये इन्होंने 1940 में पाकिस्तान पर विचार, थॉट ऑफ पाकिस्तान, इस पुस्तक में इस बात को इन्होंने लिखा। और भी इन्होंने बहुत बातें लिखी हैं, वो छोड़िए। ये हिंदू धर्म की पहेलियाँ, ये भी पुस्तक किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये जो अंबेडकर जी हैं, इन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए, और विशेषकर जो इन्होंने जितने भी आंदोलन किए हैं वो आंदोलन किए हैं जो मनुस्मृति बुक है, मनुस्मृति जो लिखी गई है, और मनुस्मृति में अंधविश्वास, जाति पात, ये सब लिखा हुआ है। और मनुस्मृति के कट्टर विरोधी कौन रहे हैं? अंबेडकर जी। इन्होंने इसको लेके आंदोलन भी किए। जिन्हें जो जाति पात का जो चक्कर था, लोगों को पास नहीं बिठाना, पानी नहीं पीने देना, मंदिरों में नहीं घुसने देना, उन सब बातों को दूर करने का प्रयास किया, और दूर किया भी। जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, ऐसे नियम बनाए गए कि जिससे ये जात पात, ऊंच नीच सारी खत्म कर दी जाए। बात क्लियर हो गई? इसके बाद 2-4 बातें और कर लें थोड़ी देर। देखो, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ संविधान की, संविधान पे 2-3 बातें और कर लेते हैं। अंतिम बैठक पता है? 24 जनवरी 1950। संविधान जो बना, इस पे भाई साहब कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? कितने? 284। कितने लोगों ने? 284। घर की नज़र तो वहीं रहती है, बता दो फिर महिलाएं कितनी? हाँ, कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 8 महिलाओं ने। 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। कुल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए? 284। इनमें सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे बाद में हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे बाद में किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बात, इस संविधान को बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर समय पूछा जाए, हालांकि पूछा गया है कई बार, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें पेज कितने हैं भाई साहब? इसमें पेज कितने हैं बताओ? 251। कितने पेज हैं इसमें? 251। इसमें शब्द कितने हैं? ये शब्द जो वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ ये इंग्लिश लेटर होंगे, और इन शब्दों की संख्या है 11, 73, 59। 11, 73, 59। शब्द कितने हैं? 11, 73, 59। 11, 73, 69, 69। सही लिखा है, ठीक है? अरे बताओ, ये आज की डेट में अगर मैं इस संविधान की बात करूं तो ये कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ रखा है? हाँ, कहाँ रखा है? कहाँ बताओगे? जो केंद्रीय भवन है, जो केंद्रीय पुस्तकालय है, उस केंद्रीय पुस्तकालय में एक बॉक्स बनाया गया है जिससे ये संविधान खराब ना हो। और वो बॉक्स किसका बना है? लिथियम का बना हुआ है। लिथियम के बॉक्स के अंदर जो ओरिजिनल संविधान है, जो हमारी राष्ट्रीय पुस्तकालय है, केंद्रीय पुस्तकालय इसको कहना चाहिए, उस पुस्तकालय में लिथियम के बॉक्स में रखा हुआ है। संसद मत बता देना। बात समझ में आई? हाँ। दूसरी बात, ये जो संविधान है भाई साहब, ये संविधान जब बना तो संविधान जो बना ये एक जगह इकट्ठा नहीं था। ये संविधान जो बना है, इस संविधान की जो प्रिंटिंग हुई है ये देहरादून में हुई है। संविधान को प्रिंट कहाँ किया गया था? देहरादून के अंदर। देहरादून में प्रिंटिंग कर दी, चलो ठीक है, लेकिन इसको ये साफ साफ राइटिंग में लिखने वाला भी तो कोई होगा, क्योंकि जब ये संविधान बना है तो अनेक समितियां हैं, अनेक लोगों ने लिखा, अपनी अपनी समिति ने अपना अपना काम किया। जिस समिति को जो काम दिया गया
वो काम उसने किया होगा, लेकिन एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं होगा। अलग अलग राइटिंग होगा, किसी का अच्छा भी होगा, किसी का बुरा भी होगा। अब बात ये आई कि इसको एक जगह लगवाना है, एक जगह लिखवाना है। तो लिखवाने की बात आई तो संविधान सभा के लोगों से पूछा कि बताओ भाई साहब राइटिंग किनका अच्छा है। अब संविधान सभा के लोग तुम्हारी तरह बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा पैसा वैसा तो मिलना नहीं है, और पैसा मिलना नहीं है तो सब चिल्लाने लगे कि भाई साहब मेरा तो बहुत ख़राब है, कि मेरा इससे भी ज़्यादा ख़राब है। सब ने हाथ खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, किसी और व्यक्ति को देखो। अब और व्यक्ति को जो जवाहरलाल नेहरू देखने गए, वो किस व्यक्ति के पास गए? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा, हाँ, प्रेम बिहारी रायजादा। देखो इनके पास कौन पहुंचे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई साहब पैसा तो देने को है नहीं। अब पैसा देने को नहीं है, राइटिंग अच्छा है। इनसे जब पूछा गया कि भाई साहब संविधान लिखोगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ, हमारे सौभाग्य की बात है। अब इन्होंने कहा कि बताओ कितना पैसा लोगे? तो इन्होंने कहा पैसे वैसे की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी दो शर्त हैं, उन दोनों शर्तों को आप मान लो तो संविधान हम आपका बहुत अच्छा लिख देंगे। हैंड राइटिंग तो आप चाहें तो चेक कर लो। अब इनसे कहा गया तो इन्होंने कहा कि शर्तें बता दो आप। तो शर्तें ये थी कि जो संविधान में लिखूंगा उसके प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा और अंतिम पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखूंगा। अगर इतनी बात पे राजी हो तो ठीक है, मैं संविधान लिख देता हूँ। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो भागे भागे पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। उनसे पूछा कि भाई साहब बताओ ऐसे ऐसे डिमांड हो रही है। उन्होंने कहा फ्री में लिख रहा है, इससे अच्छी कौन सी बात है, लिखवा लो फटाफट ना, फ्री में तुम्हारा लिख कौन देगा। हुआ ये कि जो प्रेम बिहारी रायजादा हैं, प्रत्येक पन्ने पर इन्होंने अपना नाम लिखा और अंतिम पन्ने पर इन्होंने अपने दादा का नाम लिखा। दूसरी बात, ये जो संविधान है इस पे जो कलाकृतियां बनी हैं, सजावट, कलाकृतियां बोले तो सजावट, ये सजावट भाई साहब किसने की? यानी कि भाई साहब ने तो लिखा है, और इन्होंने जो प्रेम बिहारी रायजादा ने जो लिखा है, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, इन्होंने जो लिखा है वो अंग्रेजी में लिखा है। अब इस संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? इन्होंने तो अंग्रेजी में लिखा है। और क्या लिखा भाई साहब? प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम, लास्ट वाले पन्ने पर अपने दादा का नाम। और इनके दादा का नाम क्या था भाई साहब? रामदास। ठीक है, अपना नाम तो आपको पता ही है। ठीक, ये रहने वाले कहाँ के हैं? चलो ये भी लिख लो। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी, बिहार। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो हैं किस कॉलेज में पढ़ते हैं? शांति निकेतन आर्ट कॉलेज, दिल्ली। ये किस कॉलेज के छात्र हैं? तो शांति निकेतन, शांति निकेतन आर्ट कॉलेज, आर्ट कॉलेज दिल्ली। कहाँ के छात्र हैं? शांति निकेतन आर्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली, इसके छात्र हैं। इधर मैं बात कर रहा हूँ जो कलाकृति की सजावट जो लोग कर रहे हैं, सजावट में क्या क्या है? इसमें रामायण, महाभारत, जो वनस्पतियां हैं उनके चित्र, इन चित्रों से संविधान को सजाया गया है और प्रस्तावना को भी सजाया गया है। तो ये सजावट का जो काम किया है, ये सजावट का काम या कलाकृति का काम किसने किया है? नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस। अच्छा, एक जरूरी बात ये सुन लो कि ये जो प्रेम बिहारी रायजादा हैं, प्रेम नारायण या प्रेम बिहारी रायजादा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में पूछा है कि इन्होंने किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आंसर क्या होगा? शांति निकेतन आर्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली। यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जो कलाकृतियाँ या सजावट का काम किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। और इनके एक साथी हैं, इनके एक चेला हैं, इनके एक शिष्य हैं जिनका नाम क्या है? राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा कौन है? राम मनोहर सिन्हा। और इसने जो मुख्य रूप से सजाया है इन भाई साहब ने, तो इन्होंने प्रस्तावना को सजाया है। किसको सजाया है? प्रस्तावना को। किसने?
राम मनोहर सिन्हा ने और नंदलाल बोस दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, क्या किया भाई साहब, भूल गए? हाँ, संविधान को सजाने का काम किया, चित्रण का काम किया, कलाकृतियों का काम किया। ठीक, आज यही बंद करते हैं। कल जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो टॉपिक कौन सा है अपना, कौन सा टॉपिक है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को कल देखेंगे।